स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बायोलॉजिकल साइंस में। आज का ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो अभी अभी 11th क्लास में आए हैं और जिन्होंने बायोलॉजी या जीव विज्ञान विषय लिया है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान या NCERT जो 11th की है उसका पहला पाठ, जीव जगत। ये पाठ्य पुस्तक तो आपने देख ही ली होगी अपनी 11th क्लास की। ये जो पाठ्य पुस्तक है इसकी हम बात करें तो इसमें कुल मिला के 22 पाठ हैं और इस 22 पाठों को 5 इकाइयों में बांटा गया है। जो पहली इकाई है उसका पहला पाठ है जीव जगत, दूसरा है जीव जगत का वर्गीकरण, तीसरा है वनस्पति विज्ञान, चौथा है प्राणी जगत। तो इस तरह से 5 इकाइयाँ हैं और ये पाँचों इकाइयाँ हमें पढ़नी हैं और कुल मिला के हमारे सिलेबस में 22 पाठ है। तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं पहला पाठ। पहले पाठ का जो पार्ट 1 जो है वो तो इस वीडियो में कवर होगा और इसका जो बाकी का जो पार्ट है जो बचा हुआ है वो इसके सेकंड पार्ट या दूसरे वीडियो में कवर होगा। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं पार्ट जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। मतलब इस पार्ट में हमें सजीव के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हमें समझनी है। अब ये समझने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीव विज्ञान जो है वो क्या है या जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो जीव विज्ञान, जैसे कि आप जानते हैं, जीव विज्ञान सजीवों का विज्ञान है और ये ग्रीक शब्द बायो से लिया गया है जिसका अर्थ है जीवन या जीवन का अध्ययन। अगर हमसे कोई परिभाषा पूछे जीव विज्ञान की तो हम क्या कहेंगे कि ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और टेवरिन्स नामक वैज्ञानिक ने 1802 में किया था। जीव विज्ञान को हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान पर पहली पुस्तक थियोफ्रास्टस ने लिखी थी जिसमें उन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था और पुस्तक का नाम है हिस्टोरा प्लांटेरम। अब ये जो हमारा पाठ है जीव जगत, इसका जो पहला जो टॉपिक है वो है सजीव किसे कहते हैं या व्हाट इज़ लिविंग। तो क्योंकि आप 10 क्लास तक पढ़ चुके हैं, 10th आप सब लोग पास कर चुके हैं, तो आप आराम से कह सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं सजीव हैं, कौन सी वस्तुएं निर्जीव हैं। हम अपने चारों तरफ कई प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, जानवर हैं, वृक्ष हैं, कीड़े मकोड़े, मेज, टेबल, कुर्सी। अब इनमें से बहुत सारी वस्तुएं सजीव हैं, बहुत सारी निर्जीव हैं। लेकिन जीव विज्ञान में ऐसे कौन कौन सी विशेषताएं हम बताएंगे जिसके आधार पर हम उसे सजीव कह सकते हैं, या हम सजीव के अंदर ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सजीव है और जिनमें ये लक्षण नहीं है वो निर्जीव है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है जीवों के मूलभूत लक्षण या सजीवों के मूलभूत लक्षण क्या हैं। तो इसमें सजीवों के कई सारे लक्षण होते हैं, हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है वो है श्वसन या रेस्पिरेशन। सभी सजीव श्वसन करते हैं, यानी सजीव वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं और इस दौरान ये ऑक्सीजन का उपयोग जो है वो खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण में होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरा जो लक्षण है पोषण। सभी सजीव पोषण करते हैं। पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, परंतु जंतु जो हैं वो बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं। तीसरा है प्रजनन। सभी सजीव प्रजनन करते हैं या अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं और अपने जातीय वंश को बनाए रखते हैं। अगला लक्षण है अनुकूलता। जीव जो है खुद को वातावरण के प्रति ढालने का प्रयास करते हैं और इसके फलस्वरूप वो अपने अंदर कुछ परिवर्तन करते हैं जिसे हम कहते हैं अनुकूलन या एडेप्टेशन। अगला लक्षण है गति। सजीव जो हैं गति करते हैं। जंतु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, जबकि पौधे जो है स्थिर रहते हैं परंतु उनके अंग गतिशील होते हैं। जैसे कि रंध्र जो हैं वो खुलते हैं, बंद होते हैं, पत्तियां जो हैं उनमें वृद्धि होती है, बढ़ती हैं, पुष्प जो हैं खिलते हैं। अगला जो लक्षण है वो है संवेदनशीलता। सजीव वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं या संवेदनशीलता दिखाते हैं और इसी के फलस्वरूप वो अपने अंदर परिवर्तन भी करते हैं। अगला जो लक्षण है वो है
उपापचय। सजीव जो हैं, सभी सजीवों में उपापचय क्रियाएं पाई जाती हैं। मतलब उनके जो कोशिकाओं में है पदार्थ, नए नए पदार्थ बनते हैं तथा पदार्थ जो हैं विघटित भी होते हैं। अगला पॉइंट है जीवन चक्र। सजीवों में सभी क्रियाएं निश्चित समय पर होती हैं और एक निश्चित आयु के बाद सजीव मर जाता है। अगला लक्षण है जीव द्रव्य। सभी सजीवों में जीव द्रव्य पाया जाता है। सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं और कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है जो वास्तविक जीवित पदार्थ है। अगला लक्षण है वृद्धि या ग्रोथ। सभी सजीव जो हैं आकार, भार व आयतन में वृद्धि करते हैं। और सबसे आखिरी लक्षण है उत्सर्जन। सजीव जो हैं वो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन। तो सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं। तो ये हो गए सजीवों के महत्वपूर्ण लक्षण। तो इन्हें आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं और इनके आधार पर हम परिभाषित कर सकते हैं सजीव और निर्जीव को। अब अगला जो टॉपिक है वो है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। अब जैव विविधता क्या है? अब पृथ्वी के ऊपर कोई एक ही प्रकार का जीव तो है नहीं। हम देखते हैं कितने प्रकार के पौधे हैं और कितने प्रकार के जंतु हैं। जंतु में भी कितने प्रकार के कीट हैं, कितने प्रकार के पक्षी हैं, कितने प्रकार के स्तनधारी हैं, कितने प्रकार के रेंगने वाले हैं। उसी तरह से पौधों में भी कितने प्रकार के शैवाल हैं, कितने प्रकार के जो हैं पुष्पी पौधे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है वो वैरायटी है। इस वैरायटी को ही हम जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर लगभग 1.8 मिलियन या 18 लाख के करीब सजीव, वैरायटी के सजीव पाए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या को ही हम जैव विविधता कहते हैं। अब अगला टॉपिक है नामकरण। अब इतने सारे सजीवों को पहचानना जो है वो मुश्किल काम है। कैसे पहचानेंगे हम? पहचानना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हर एक सजीव का अलग अलग देश या प्रांत में अलग अलग नाम है। तो अलग अलग भाषाओं में उनके नाम जो हैं अलग अलग हैं, लेकिन इन नामों से हम उनकी पहचान नहीं कर सकते। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी सजीवों का या हर एक सजीव का एक वैज्ञानिक नाम बनाया गया है और किसी भी सजीव का वैज्ञानिक नाम रखने की पद्धति को हम नामकरण कहते हैं। तो नामकरण करने से सजीव का अध्ययन करना आसान हो जाता है। नामकरण की एक महत्वपूर्ण पद्धति है द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये पद्धति स्वीडन वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई थी। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं या इसके नियम क्या हैं द्विनाम पद्धति के? सबसे पहला, सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होते हैं अथवा लैटिन भाषा के व्युत्पन्न माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट, वैज्ञानिक नाम में प्रथम शब्द वंश का या जीनस का होता है और दूसरा शब्द जाति या स्पीशीज का होता है। तीसरा पॉइंट, वैज्ञानिक नाम कंप्यूटर से टाइप करते वक्त तिरछे अक्षरों में छापा जाता है और यदि उसे हाथ से लिखा जाता है तो प्रत्येक शब्द को रेखांकित या अंडरलाइन किया जाता है। पांचवा पॉइंट है, वैज्ञानिक नाम में वंश के नाम का प्रथम अक्षर बड़ा या कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जाति के नाम का प्रथम अक्षर छोटा या स्मॉल लेटर से शुरू होता है। वैज्ञानिक नाम में उसके लेखक का नाम अंत में संक्षिप्त में लिखा जाता है। ये नाम सिनोनिम्स कहलाते हैं। अब एक पद्धति और है त्रिनाम पद्धति। तो इस प्रकार की पद्धति में वंश तथा जाति के नाम के साथ साथ उनकी वैरायटी भी लिखी जाती है। जैसे मानव के लिए लिखा जाता है होमो सैपियंस यूरोपियंस या होमो सैपियंस सैपियंस। तो जो तीसरा जो शब्द है वो उसकी वैरायटी कहलाता है। सजीवों में नामकरण के लिए कई संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे कि पौधों के नाम देने के लिए ICBN, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। जंतुओं के नाम रखने के लिए ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। या जीवाणुओं के नाम के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से कई संस्थाएं जो हैं वो नामकरण का कार्य कर रही हैं। अब अगला टॉपिक है इस पाठ का वर्गीकरण। सजीवों का वर्गीकरण किया गया है
ताकि हम उसका अध्ययन आसानी से कर सकें। बिना वर्गीकरण के इतने अधिक सजीवों का अध्ययन करना बड़ा मुश्किल काम है। अब सजीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? सजीवों में जो लक्षण हैं उनकी समानता विभिन्नताओं के आधार पर सजीवों को समूहों में बांटा गया है और उनका वर्गीकरण किया गया है। और इसकी वर्गीकरण की जो प्रथम पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरा प्लांटेरम। अब वर्गीकरण के कई पद हैं जिनको हम टैक्सोन या पदानुक्रम कहते हैं। तो ये पद हैं जगत, सबसे बड़ा जगत, दूसरा संघ, फिर वर्ग, गुण, कुल, वंश और जाति। अब देखते हैं इनकी परिभाषाएं। जाति जो है ये वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है। कई बार प्रश्न आता है कि वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है जाति। तो जाति वर्गीकी पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई है और ये मूलभूत इकाई भी है। जैसे कि शेर, बाघ, तेंदुआ आदि समानता रखते हैं, लेकिन परंतु इनकी जातियाँ अलग अलग हैं। दूसरा है वंश। एक दूसरे से संबंधित जातियों को एक ही वंश में रखा जाता है। जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ एक ही वंश पैंथरा के हैं, लेकिन बिल्ली का वंश जो है वो अलग है। कुल, एक दूसरे से समानता रखने वाले वंशों को एक कुल में रखा जाता है। या शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली एक ही कुल फैलिडी से संबंधित है। गण, संबंधित कुल को एक गण में रखा जाता है। जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, कुत्ता एक ही गण के हैं और मानव का जो है वो गण अलग है। वर्ग, संबंधित गण को एक वर्ग में रखा जाता है। जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, कुत्ता, मानव एक वर्ग मैमेलिया के हैं। संघ, एक दूसरे से समानता रखने वाले अलग अलग वर्गों को एक संघ में रखा जाता है। जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, कुत्ता, मानव आदि पृष्ठरज्जु पाए जाते इसलिए कॉर्डेटा है। मक्खी जो है वो नॉन कॉर्डेटा है, वो आर्थ्रोपोडा वर्ग की है। जगत, वर्गीकरण की सर्वोत्तम इकाई, सबसे बड़ी इकाई जगत है और संबंधित संघों को जगत में रखा जाता है। और जगत दो हैं, जैसे पादप जगत और जंतु जगत। जंतु जगत को हम एनिमिलिया भी कहते हैं, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं उन्हें पदानुक्रम में। सबसे छोटी जाति, जाति से बड़ा वंश, वंश से बड़ा कुल, कुल से बड़ा गण, गण से बड़ा वर्ग, वर्ग से बड़ा संघ और संघ से बड़ा जगत, ये सबसे बड़ा जगत। तो ये क्रम हमें याद रखना है। अब आम जो है, आम का वैज्ञानिक नाम है, जो भारतीय जो आम है उसका वैज्ञानिक नाम है मैंजिफेरा इंडिका। अब इसका अगर हम देखते हैं जगत, तो जगत है इसका प्लांटी, मतलब पादप जगत का है। प्रभाग है इसका एंजियोस्पर्मी। वर्ग है इसका डाइकोटिलिडनी। गण है इसका स्प्लेंडिलिज। कुल है इसका एनाकॉर्डियसी। वंश है इसका मैंजिफेरा और जाति है इसकी इंडिका। तो इस तरह से सभी सजीवों का वर्गीकरण किया गया है और सभी सजीवों का वैज्ञानिक नाम बनाया गया है। तो वैज्ञानिक नाम और उनके वर्गीकरण के आधार पर हम उनकी विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं, या उनका अध्ययन करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। अब इस पाठ का जो नेक्स्ट जो पार्ट है, मतलब ये पाठ पूरा नहीं हुआ है, इसका जो अभी क्या क्या चीज़ें से बची हैं इसमें हम पढ़ेंगे, और वर्गीकरण का महत्व और वर्गीकरण के साधन। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो दूसरा आपको जल्दी ही मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।